तो हमारे यहाँ लॉकडाउन के पीरियड में क्योंकि ये था कि बच्चे अलाउ नहीं है, तो इस वजह से करीब 8 जून से हम लोग के यहाँ स्कूल खोल दिए गए थे टीचरों के लिए। इसके बाद इसमें अलग अलग उसके आधार पर जैसे नंबर 1 पे व्हाट्सएप का यूज किया गया। व्हाट्सएप ग्रुप बना करके ऊपर से सामग्री परियोजना कार्यालय से भेजी गई और उसके आधार पर सभी टीचरों को उससे जोड़ा गया और ये कोशिश ये की गई वो अपने बच्चों को ऐसे ग्रुप बना लें जिनके पास व्हाट्सएप फोन है, एंड्रॉयड फोन है, जिससे जुड़ जाए उसमें। और अगर एक पे नहीं है तो किसी कोई टीचर ऐसी जगह पे जाकर के, गांव में जाकर के वहाँ पे बच्चों को उसमें वो सामग्री सुनवा दे, जिससे वो बच्चे उसमें सुन लें उसको और देख लें। एक तो उसका प्रक्रिया ये अपनाई गई बच्चों तक पहुंचने के लिए। दूसरा परियोजना कार्यालय से एक प्रिंटेड मटेरियल दिया गया था, तो ये कहा गया था कि सभी अभिभावकों को इसको बच्चों के माध्यम से पहुंचा दिया जाए, जिससे बच्चे इसको पढ़ें, उसको देखें और अभिभावकों को भी सामने रहे और उनको भी जिम्मेदारी दी गई कि आप इसको पढ़ाएं इसको और देखें बच्चे पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं। उसकी अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी इसके वो प्रसारित किए गए थे मटेरियल, जिससे बच्चों को जिनके यहाँ आकाशवाणी जो दूरदर्शन है, अगर टीवी वगैरह किसी के यहाँ अगर है तो टीवी से वो एक निश्चित टाइम था उसमें 9 से 11 के बीच में, आकाशवाणी से 11 से 12 के बीच में या 12 से 1 के बीच में इस तरह से कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। तो इससे वो बच्चों की पहुंच पे आ पाए और बच्चों को सुन करके वो लाभान्वित हो सके। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया गया था कि जो ऐसे अभिभावक वो टीचर हैं जो स्कूल का कार्य करने के बाद फ्री होते तो जाकर के बच्चों के बीच में गांव से जाकर के तो बच्चों को पढ़ाएं जाकर के, जितना ग्रुप मिल सके उनको 2, 4, 6, 8, 10 की संख्या में एक गांव में जितने बच्चे मिल सकते हैं तो उनको जाके उन्हें पढ़ाया तो उनको गार्जियन का सहयोग मिल सके। और उसके साथ ही होमवर्क भी बच्चों को उसमें दिया गया था, जो होमवर्क बच्चों को दिया गया उसके बाद अगले हफ्ते तक उसको करके थे, जिससे वो पता चले कि उन्होंने वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो लगातार इसके अलावा ये था अलग अलग व्याख्यान जैसे हम लोगों के डाइट के स्तर पर थे और उसी तरह परियोजना कार्यालय से टीचरों के लिए व्याख्यान किए गए थे, तो कैसे इन बच्चों को जोड़ा जाए और कैसे पढ़ाया जाए इनको, जिससे बच्चे उसमें इस समय में कोरोना काल में जैसे हम लोगों से पठन पाठन से जुड़े रहे। तो ये कुछ चीजें थी ऐसे लगातार इसमें प्रक्रिया में थे उसमें। और उसके अलावा एक उसमें एसपीडी महोदय के द्वारा लगातार चाहे डाइट के मेंटर्स हों और डाइट के टीचर हों या बीएसए के जो बेसिक कार्यालय में के माध्यम से उन्हें यूट्यूब सेशन लेकर के लोगों को मोटिवेट किया गया। इसमें सभी बीएसए को खंड शिक्षा अधिकारी को एआरपी लोगों को और इसके अतिरिक्त जो शिक्षक संकुल हैं हमारे उनको भी मोटिवेट किया गया कि आप ऐसा करें और अपनी पहुंच जहाँ तक ऐसे क्षेत्र में बनाए जहाँ बच्चे नहीं जा पाते हैं या उनके पास अप्रोच नहीं है इस तरह की, तो दूरदर्शन या टीवी या टीवी या रेडियो नहीं है इनके पास। ये सारी चीजें अपनाई गई हैं इसमें कोरोना काल में और प्रयास किया गया बच्चों तक अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच बनाई जाए इसमें। जो पिछले बार से आप लोगों का कार्यक्रम हुआ था यहाँ पे तो प्रेजेंटेशन किया गया था, उसमें पूरा मेला लगाया गया था उसमें, तो उसमें देखा था हमने शामिल हुआ था, लेकिन अभी इसके बारे में ज्यादा अभी नहीं बता पाएंगे। इसमें देखो वो काफी अच्छा था, उसमें देखा था उसमें काफी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, अलग अलग पूरे जिले के स्कूलों के द्वारा बच्चों ने प्रतिभाग किया था स्कूलों के माध्यम से।
काफी अच्छा कार्यक्रम था इसमें। जो हमारा लक्ष्य टारगेट हमारे जो बच्चे हैं जो ऐसे ग्रामीण एरिया में, बेसिकली अगर श्रावस्ती को देखा जाए तो श्रावस्ती तो नीति आयोग के हिसाब से या पिछड़े में है, वैसे भी यहाँ सामाजिक रूप से काफी पिछड़े एरिया में है, एकदम तराई बेल्ट में पड़ता है, नेपाल का बॉर्डर है। तो उसमें से जितना हम अलग से जितनी इसकी आइडिया या विचार या उसमें उसके हम अनिवार्य हैं बच्चों पर ट्राई करके देख लें कैसे हम उन तक पहुंच सकें, तो सब चीज सब पूरा पूरा उसमें काम आता है। और एक नई चीज उसमें जरूर नए सिरे से देखने को नजरिया, नया नजरिया रहता है और उसके हिसाब से बच्चे कुछ नया सीखते हैं। उसमें नई चीज होती है तो अच्छी तरह उसको ग्रेड भी करते हैं, उसको जल्दी सीखने की कोशिश भी करते हैं। तो वो अच्छा ही प्रयास रहेगा। जी, स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप के नाम पे बच्चे खुश भी होते हैं और उसमें उनके गार्जियन भी उसमें पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से गार्जियन के पास मोबाइल है, इसमें ऐप डाउनलोड करके वो जरूर प्रयास करेंगे और जुड़ने के प्रयास करेंगे जिससे कि इसका फायदा उठाया जाए। नहीं, हमारे सभी बेसिक शिक्षा परिवार से जो हमारे जुड़े हुए हैं, चाहे वो शिक्षक हों चाहे वो अधिकारी हों, सभी के लिए ये अनुरोध भी है और अपील भी है इस समय में और आगे आने वाले समय में, क्योंकि हमारे निदेशक महानिदेशक शोरी शिक्षा श्री विजय आनंद सर, मैं इससे हम लोगों से हृदय से जुड़े हुए हैं और उनके एक टारगेट उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विजय मिशन प्रेरणा चालू किया गया है और वो 2022 तक, मार्च 2022 तक हम लोग उसको टारगेट को पूरा अचीव करना है। इसके लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं। इसलिए सभी इसमें सहयोग करें, सभी हमारे शिक्षक और अधिकारी इसमें सहयोग करें। तो उसके लिए जो भी इसकी विधाएं हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए उपयोगी हो सकती हैं उसको अमल में लाएं और साथ ही जितने निजी संस्थान द्वारा वो शैक्षिक संस्थाओं द्वारा, एनजीओ द्वारा जो सामग्री उपलब्ध कराई जाती है या जो जिस तरह से वो बच्चों को जोड़ने के लिए, पढ़ाने के लिए इसमें शामिल हो रहे हैं पार्टनर के रूप में, उन सभी का सहयोग करें और सब सामग्री को ग्रहण करें और उसके हिसाब से वो बच्चों को पढ़ाने के काम में उपयोग में लाएं, जिससे क्योंकि हमारा टारगेट और हमारे भविष्य हमारे बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए और एक अच्छे नागरिक बनाने के लिए हम लोगों की सभी की जिम्मेदारी है कि वो पढ़ लिख करके अच्छे नागरिक बने और आगे बढ़ करके अपने जीवन में रोजगार परक या अन्य जिस क्षेत्र में जाना चाहे वो क्षेत्र लायक जाने लायक बने और हमारी जो शिक्षा की गुणवत्ता, क्वालिटी, आउटकम, लर्निंग आउटकम जो हम लोग का विभाग का लक्ष्य है वो उसमें प्राप्त करने में सफल हों और एक अच्छे नागरिक के रूप में बच्चे राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकें। तो अभी मैं आप लोगों के अभी ज्यादा इससे नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन इसमें जो हमने कार्यक्रम देखा आपका पिछले 2 साल में यहाँ पे जनपद स्तर पे जो किया है काफी अच्छा रहा है। जीरो निवेश के आधार पर आप लोगों ने जो प्रयास किया है और आपके सोसाइटी द्वारा जो प्रयास किया गया काफी सराहनीय है और मैं मेरी अभी आप लोगों से ये अपील है कि आप लोग उस पर और बड़े स्तर पर इसमें शामिल करें उसमें कार्यक्रम को अपने को, जिससे जो पिछड़ा क्षेत्र है हमारा जन्म श्रावस्ती उसको उसमें से शैक्षिक स्तर बढ़ाने में उसमें मदद मिले और जो तक आप लोग करते रहे या आप लोगों ने किया है वो कभी सराहनीय है और आप सब बधाई के पात्र हैं। आप लोग जो एक मिशन के रूप में इस कार्य को कर रहे हैं और वास्तव में ऐसी जो मिशन प्रेरणा जो सब प्रयोग किया गया है उसी एक मिशन के रूप में कार्य करने के लिए ही ये लाया गया है कि हम बेसिक शिक्षा में लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए इसी मिशन मोड में काम कर रहे हैं और इसमें आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, आपकी संस्था या एनजीओ है जो कर रहे हैं वो सभी उसमें हमारे भागीदार हैं शिक्षा को बढ़ावा देने में और उसको प्रगति लाने में। और अपने आप लोगों को भी बहुत बधाई है इसमें कि आप लोग सराहनीय रूप से जो प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों का प्रयास सराहनीय है।
नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रीना मिश्रा है। मैं प्रयागराज से हूँ। मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र विभाग से पीएचडी कर रखा है। मेरी प्रशिक्षण योग्यता एलटी है और सन 1999 में मेरी नियुक्ति बेसिक शिक्षा विभाग में एज ए टीचर हुई। मुझे लगभग 20 वर्षों का शिक्षण अनुभव है और वर्तमान में मैं प्रयागराज सैदाबाद के प्राथमिक विद्यालय चकसिकंदर में प्रधानाध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय में 325 छात्रों का नामांकन है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि प्रयागराज की पावन धरती धार्मिक एवं ऐतिहासिक विश्व पर्यटन का एक केंद्र है। यहाँ गंगा, यमुना, जमुना और सरस्वती का संगम है, जहाँ प्रतिवर्ष माघ मेले का पर्व आयोजित किया जाता है, जहाँ पर देश के कोने कोने से लोग कल्पवास के लिए आते हैं, स्नान करने के लिए आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक स्थल जैसे आनंद भवन, अकबर का किला, खुसरो बाग, अक्षय वट, भरद्वाज पार्क, मिंटो पार्क, जो कि दर्शनीय स्थल के रूप में जाने जाते हैं। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर इसको देखने के लिए आते हैं। मेरा विद्यालय सिटी से 40 किलोमीटर दूर है, जो कि ग्रामीण परिवेश का विद्यालय है। जब मैंने विद्यालय में एज ए टीचर ज्वाइन किया तो उस समय जो विद्यालय के बच्चे थे उनको अंग्रेजी विषय जो है बोलने में, बोलचाल की भाषा में प्रयोग करने में बहुत ही कठिनाई होती थी। उन्हें अंग्रेजी विषय का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। बच्चों को जब मैंने अंग्रेजी विषय पढ़ाना शुरू किया, उसको बोलचाल की भाषा बनाने का प्रयत्न किया, तो बहुत ही कठिनाई का सामना मुझे करना पड़ा। जब मैंने अरबिंदो सोसाइटी के जेडाई का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो तमाम शून्य निवेश पर आधारित टीएलएम देखा और उसके माध्यम से पढ़ाने के जो नए नए तरीके हैं, जब मैंने उसको सीखा और उनसे संबंधित टीएलएम बना करके विद्यालय स्तर पर कक्षा शिक्षण करना प्रारंभ किया तो मुझे बहुत सफलता मिली और मेरा कक्षा शिक्षण जो था वो पहले से ज़्यादा प्रभावी तरीके से संपन्न होने लगा। और मैं प्रशिक्षण के दौरान मुझे इनोवेटिव पाठशाला के बारे में भी जानकारी हुई। इनोवेटिव पाठशाला एक ऐप है जिसमें हर क्लास के, हर सब्जेक्ट के, हर बोर्ड से संबंधित प्रिंट रिच मटेरियल्स हैं, गतिविधियां हैं, शिक्षण सामग्रियां हैं, जिसके प्रयोग के द्वारा हमारे शिक्षक, हमारे बच्चे अपनी शिक्षा को बहुत ही प्रभावी बना सकते हैं। हमारे शिक्षक इनके प्रयोग के द्वारा बच्चों की जो शिक्षण अधिगम स्तर है उसमें काफ़ी प्रोग्रेस कर सकते हैं, उनकी शैक्षिक गुणवत्ता का आसानी से संवर्धन कर सकते हैं। मैंने भी इनोवेटिव पाठशाला को डाउनलोड कर रखा है। ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतर ऐप है जो शिक्षकों की इस प्रकार से मदद करता है कि शिक्षक हर विषय पर जो भी कठिनाई उनके सामने है उसका निराकरण वो आसानी से कर सकते हैं। गणित जैसे क्लिष्ट विषय को, जिसको बच्चे को सब बच्चे बहुत इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उस विषय को भी हम कैसे सरलतम रूप से बच्चों को दे सकते हैं, उसमें तमाम गणित किट की बात की गई है। गणित किट से रिलेटेड टेलम बताए गए हैं, दिन ब्लॉक्स दिए गए हैं। जैसे हम बच्चों को जोड़ घटाना, गुणा भाग, अवरोही आरोही सिखाना चाहते हैं, उसके लिए सांप सीढ़ी गेम के माध्यम से हम कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं, तंबोला गेम के माध्यम से कैसे सिखा सकते हैं, हिंदी पर अच्छी पकड़ कैसे हमारा बच्चा बना सकता है, इन सभी के लिए नए नए तरीके, नए नए टीएलएम की बातें इनोवेटिव पाठशाला में की गई हैं, नवाचार दिखाए गए हैं, जिसके माध्यम से हम और हमारे बच्चे अपने शिक्षा को बहुत ही स्ट्रांग बना सकते हैं।
तरह तरह के नवाचारों के बारे में जानकारी मुझे श्री रामकृष्ण मिश्र जी द्वारा भी समय समय पर हमारे साथ साझा की जाती है, जिससे हम बच्चों को नए नए तरीकों से सिखाने के हमको आइडियाज़ मिलते रहते हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट मैपिंग, ग्रिड गेम के माध्यम से विषय वस्तु को कैसे हम सरलतम रूप से बच्चों को समझा सकते हैं, इसमें काफ़ी सहयोग मिलता है। हमारे शिक्षकों के लिए यूँ कह लीजिए कि हमारे समाज के लिए इस कोरोना काल में जो सबसे बड़ी चुनौती थी कि हम अपने बच्चों को कैसे शिक्षा से जोड़े रखें, कैसे हम अपने बच्चों की पढ़ाई को सुचारू रूप से चला सके। इसके लिए मैं थैंक्स करूँगी श्री रामकृष्ण मिश्र जी का, जिन्होंने मुझे ऑनलाइन क्लासेस के लिए प्रोत्साहित किया और बहुत ही सहयोग दिया कि कैसे मैं ऑनलाइन क्लासेस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बच्चों को शिक्षा से जोड़े रह सकती हूँ, प्रिंट रिच मटेरियल को उनके तक पहुँचा सकती हूँ, ताकि जो हमारा बच्चा है उसकी पढ़ाई इस कोरोना काल में बाधित ना हो। उसके लिए हमें रामकृष्ण मिश्र जी ने बहुत ही मदद किया और हमें तरह तरह के नवाचार TLM प्रिंट रिच सामग्री मुहैया कराई, जिसके माध्यम से मैंने अपने बच्चों की कोरोना काल में भी पढ़ाई जो है वो सुचारू रूप से चालू रखी। और इस समय प्रेजेंट टाइम में मेरे विद्यालय के सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू रखे हुए हैं। मैं यही कहूँगी सभी लोगों से कि जो ये इनोवेटिव पाठशाला है, इसको आप सभी लोग डाउनलोड कर लें। ये एक तरह से हम शिक्षकों के लिए मार्गदर्शिका है। इसके प्रयोग के द्वारा हम अपने शिक्षा को बहुत ही प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी अच्छी शिक्षण तकनीकियों को बताया गया है, जिससे हम अपने क्लास के सभी बच्चों को अधिगम की 100% संप्राप्ति करा सकते हैं। उनके जो शैक्षिक गुणवत्ता है उसका उन्नयन आसानी से कर सकते हैं। आज मेरा विद्यालय नवाचारों की वजह से अपने ब्लॉक का रोल मॉडल है। मेरे विद्यालय की गणना ब्लॉक स्तर पर, जनपद स्तर पर एक आदर्श विद्यालय के रूप में की जाती है। तो अंत में मैं थैंक्स करना चाहूँगी ZII का, इनोवेटिव पाठशाला ऐप का, शशांक शेखर जी का और श्री रामकृष्ण मिश्र जी का, कि आप सभी लोगों के सहयोग के द्वारा मैं अपने विद्यालय को प्रयागराज जनपद में एक आदर्श विद्यालय के रूप में पदस्थापित कर पाई हूँ। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम रश्मि मिश्रा है। मैंने BSc तथा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में BTC और फाइन आर्ट में डिप्लोमा कोर्स किया है। मैं इस प्रयागराज में 10 साल से कार्यरत हूँ। मेरा प्रयागराज जो कि संगम के तट पर बसा हुआ है, इस संगम तट पर 3 नदियों गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती के दर्शन होते हैं। इसी संगम तट पर हर साल माघ मेले का आयोजन होता है और 6 साल में अर्धकुंभ और 12 साल में महाकुंभ का भव्य आयोजन किया जाता है। हमारे प्रयागराज में बहुत से दार्शनिक स्थल हैं, जैसे अक्षयवट, अकबर का किला, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आनंद भवन, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क और यहाँ के विश्व प्रसिद्ध अमरूद, जो कि सभी को देश विदेशों में पसंद किए जाते हैं। मैं भी इसी प्रयागराज के प्राथमिक विद्यालय जैतवाड़ी, जो सरांव ब्लॉक में है, मैं सहायक अध्यापक के पद पर 10 साल से कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय में 251 छात्र हैं, जो कि सभी ग्रामीण परिवेश से आते हैं और जिनको मैं कक्षा 3 को मैं हिंदी, गणित, इंग्लिश पढ़ाती हूँ। गणित जो कि बहुत ही बच्चों के लिए समस्यात्मक विषय होता है, उसको रुचिकर और गतिविधिपूर्ण बनाने के लिए मैं तरह तरह के TLM और गतिविधियों का इस्तेमाल करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ बच्चों को कि चित्रों के माध्यम से भी पसंद आए, इसलिए मैं अधिक से अधिक चित्रों के माध्यम से उनको पढ़ाती हूँ। परंतु मैं TLM बनाकर, जो भी TLM बनाकर उनको बताती हूँ, वो TLM मेरे बस 1 साल तक चलते हैं, दूसरे साल वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए मुझे दोबारा TLM बनाना पड़ता है।
इन TLMO को बनाने में, इन गतिविधि के लिए जो भी मॉडल बनाती हूँ उनको बनाने के लिए काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं और समय भी देना पड़ता है। परंतु जब मैंने श्री अरविंदो सोसाइटी की ZIIEI का प्रशिक्षण लिया तो मुझे पता चला कि इसमें इनोवेशन ऐप है। इस ऐप के द्वारा हम कई तरह की गतिविधियाँ और तरह तरह के नवाचार के माध्यम से बच्चे अपने शिक्षण को रुचिपूर्ण और सरल बना सकते हैं। इसमें एक ऐप है इनोवेटिव ऐप, जिसमें कि हमारे यूपी बोर्ड से लेकर ICSE CBSE सभी बोर्ड के सभी लेसन प्लान, सभी पाठ उसमें अच्छे से उपलब्ध कराए गए हैं। इन लेसन प्लान के माध्यम से हम उसमें तरह तरह की गतिविधियाँ भी दी हैं जिनको हम आसानी से कराकर अपने पाठों को रुचिपूर्ण बना सकते हैं। इसी इनोवेटिव ऐप में मुझे तरह तरह की गेम्स पता चले, जैसे कि ग्रिड गेम, तंबोला और सांप सीढ़ी, कॉन्सेप्ट मैपिंग। इन गेमों को जब मैंने जाना तो फिर मैंने अपनी कक्षाओं में इनको लागू किया और ये गेम जो थे मेरे बच्चों को बहुत ही रुचिकर और आकर्षक लगे। ये गेम मैंने पाठ की पुनरावृत्ति के तौर पर कराया और बच्चों ने इनको बहुत अच्छे से इसका रिस्पांस भी मुझे दिया। इसके अलावा मैंने इस प्रशिक्षण में ऑनलाइन टीचिंग का प्रशिक्षण लिया। ऑनलाइन टीचिंग जो कि आजकल कोरोना काल में बहुत ही कारगर है, उसको मैंने लागू किया और इससे मेरे काफ़ी बच्चे जुड़े और इनको मैंने जो भी पाठ गतिविधियाँ जो भी मैंने इस प्रशिक्षण में सीखी थी मैंने बच्चों को इसमें सिखाई। बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा था। मेरे दिमाग में जो भी गतिविधियाँ जो भी चल रही थी उसको मैंने अपने सर, जो मेरे प्रशिक्षणदाता श्री रामकृष्ण सर से मैंने परामर्श किया और उन्होंने मेरी बहुत ही हेल्प की और मुझे अच्छे से अच्छी नई नई गतिविधियों को समझाया और बताया। इसके द्वारा मैंने जो भी मेरी गणित, इंग्लिश में जो भी समस्याएं आ रही थी उसका मैंने निराकरण बहुत ही आसानी से किया और सर के माध्यम से, रामकृष्ण सर के द्वारा मैंने अपने शिक्षण को और भी सरल ढंग से और सुचारू रूप से जो भी मुझे प्रशिक्षण में बताया गया था उसके द्वारा मैंने किया। मुझे उम्मीद है कि मुझे जो भी प्रशिक्षण दिया गया है, जो भी गतिविधियां बताई गई है, मैं अपने विद्यालय में उसको लागू करके अपने विद्यालय को रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करूंगी। मैं श्री अरविंदो सोसाइटी एवं HDFC बैंक का तहे दिल से धन्यवाद करती हूं कि जिन्होंने मुझे ऐसा मंच प्रदान किया और मैं उनकी दिल से आभारी हूं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं ऋचा शर्मा। मैंने रसायन विज्ञान से MSc किया है। टीचिंग में मैंने B.Ed और BTC कोर्स किया है। मैं कौशाम्बी जनपद से हूँ। कौशाम्बी जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है और ये बौद्ध भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी कौशाम्बी महत्वपूर्ण है। पर्यटक स्थल में यहाँ का शीतला माता का मंदिर, कड़ा धाम 51 शक्तिपीठों में एक है। कौशाम्बी को राजा उड्डयन की नगरी भी कहा जाता है। कौशाम्बी के मूरतगंज ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण भरवारी में मैं सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय में 105 छात्र हैं और सभी छात्र जो हैं ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं और मैं यहाँ पर अंग्रेजी और गणित विषय पढ़ाती हूँ। अंग्रेजी पढ़ाने के लिए जब मैं शुरू में गई तो मुझे लगा कि बच्चे जो है अंग्रेजी पढ़ने के लिए रुचि नहीं ले रहे हैं। ऐसा लगा इस भाषा से वो परिचित नहीं है और क्योंकि वो सारे बच्चे ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते थे तो उनके पढ़ाने के लिए मैंने बहुत सारे TLM का इस्तेमाल किया और जो भी TLM मैं यूज करती थी वो बहुत काफी एक्सपेंसिव होता था। लेकिन जब मैंने ZIIEI का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो उस प्रशिक्षण के दौरान मैंने जाना कि बहुत सारे इनोवेशन ऐसे हैं जो कि बिना पैसे खर्च किए भी किए जा सकते हैं। और पढ़ाने के तरीके में भी सुधार किया जा सकता है। ZIIEI के प्रशिक्षण के दौरान ही मैंने इनोवेटिव पाठशाला के बारे में भी जाना। इनोवेटिव पाठशाला जो कि एक ऐप है, अगर आप उसे डाउनलोड करते हैं तो उसमें बहुत सारे कंटेंट दिए गए हैं। इसमें बहुत सारी गतिविधियां दी गई हैं। इसमें आप कुछ भी देख सकते हैं। इसमें कोई भी बोर्ड, कोई भी क्लास, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी लेसन, कोई भी चैप्टर आप देख सकते हैं और इसमें लेसन प्लान भी दिया गया है और लेसन प्लान के माध्यम से आप बहुत सारे मतलब कि आप किस तरह से अपनी सिस्टमैटिक टीचिंग यूज करें वो भी दिया गया है। जैसे कि अगर आप गणित विषय पढ़ा रहे हैं तो गणित विषय के ग्रिड गेम के बारे में भी
इसमें बताया गया है, कॉन्सेप्ट मैपिंग की बात की गई है। कॉन्सेप्ट मैपिंग एक प्रकार का इनोवेशन है जो कि जांच आधारित शिक्षण है, और इसमें बच्चे मतलब इस तरह से मैंने इस ऐप के माध्यम से बहुत कुछ सीखा, और मैंने जब ये कुछ सीखा और जब मैंने इसे बच्चों पर क्रियान्वित किया तो धीरे धीरे सारी चीजें आसान हो गई और बहुत सारी चीजें इजीली बच्चों को भी समझ में आने लगी। और ये सब कुछ ऑनलाइन शिक्षण में भी मुझे इस ऐप से बहुत मदद मिली। बहुत सारी गतिविधि का यूज करके मैं ऑनलाइन शिक्षण को भी इजीली बच्चों को पढ़ा पाई, और इसके लिए मैं ZII के प्रशिक्षक श्री रामकृष्ण सर जी का धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने मेरी बहुत मदद की है। और जब मैंने उनके साथ अपना आइडिया शेयर किया तो उन्होंने मेरे आइडिया को सुधारने में मेरा सहयोग किया, और इस तरह से मैं बच्चे अंग्रेजी भाषा को भी इजीली सीखने में रुचि लेने लगे और दिलचस्प लेने लगे और पढ़ने लगे कि अंग्रेजी भाषा उनके लिए एक तरीके से धीरे धीरे बच्चे इन्वॉल्व होने लगे इन सब चीजों में। और इनोवेटिव पाठशाला ऐप के माध्यम से मैं ऑनलाइन शिक्षण में भी बहुत मुझे हेल्प मिली। इन दी गई सारी गतिविधियों को मैंने जब ऑनलाइन शिक्षण में यूज किया तो बच्चे बहुत ही रुचिपूर्वक इन सब चीजों को सीखने लगे, और इस तरह से इनोवेटिव पाठशाला ऐप के दिए हुए कंटेंट को यूज कर और ZII के प्रशिक्षण के दौरान सीखकर प्रशिक्षण के द्वारा मैंने ऑनलाइन शिक्षण को भी बहुत इजीली बच्चों के साथ बच्चे बहुत ही रुचिपूर्वक ऑनलाइन शिक्षण लेने लगे, और इसमें उपस्थिति दर भी बढ़ी। इससे मुझे बहुत लाभ हुआ। बच्चों की उपस्थिति दर ऑनलाइन शिक्षण में भी बढ़ी, बच्चे रुचिपूर्वक ध्यानपूर्वक सीखने लगे, इंटरेस्ट लेने लगे इन सब चीजों के लिए। और ये सब चीजें जब मैंने देखी तो मुझे लगा कि मेरा विद्यालय भी जनपद स्तर पर रोल प्ले मॉडल के रूप में आना चाहिए, और इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगी ZII का और श्री अरविंदो सोसाइटी का और HDFC बैंक का, जिन्होंने मुझे ये सुनहरा मौका दिया, ये मंच प्रोवाइड किया मुझे। धन्यवाद। मेरा नाम उषा देवी है और मेरी शैक्षिक योग्यता BSc और MA है और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन BTC B.Ed है। मुझे शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 11 वर्ष का अनुभव हो चुका है। मेरे ज़िले का नाम कौशाम्बी है। इसकी स्थापना जो है वो 4 अप्रैल 1997 को हुई थी। ये पहले इलाहाबाद से मिला हुआ था। ये कौशाम्बी अपने ही विशेषताओं के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध है। इसे बौद्ध भूमि के रूप में जाना जाता है और यहाँ पर पर्यटन स्थल के रूप में शीतला माता जी का मंदिर है, भैरवनाथ मंदिर है, ऐतिहासिक रामचंद्र जयचंद का किला भी है, ख्वाजा कड़क शाह की मज़ार है, जैन मंदिर भी विशेष रूप से यहाँ पे प्रसिद्ध है। यहाँ पर 3 तहसीलें हैं, सिराथू, मंझनपुर और चायल, और मैं जो है वो चायल तहसील से बिलोंग करती हूँ। मेरा विद्यालय सैयद सरावा में है और जो कि मूरतगंज ब्लॉक में पड़ता है। जब मैं इस विद्यालय आई तो मेरे पास में 2 समस्याएं थी। एक तो बच्चों की उपस्थिति कम थी और दूसरा बच्चों में पढ़ाई के प्रति नीरसता थी, जिसे मुझे ठीक करना था और मुझे रास्ते दिखाने के रूप में ZII की मदद मिली। मैंने जब श्री अरविंद सोसाइटी के ZII के कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे पता चला कि बिना पैसे खर्च किए भी हम नवाचार कर सकते हैं और शिक्षा को और रुचिकर और बेहतर ढंग से हम उस क्षेत्र में सुधार कर सकते हैं। इनोवेटिव पाठशाला कार्यक्रम के प्रशिक्षण में मुझे अपने विषय को विभिन्न गतिविधियों के आधार पर सिखाने का तरीका मिला और मैंने सीखा कि अनुभव अनुसार शिक्षण के लिए बच्चों को गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। प्रशिक्षण में मुझे बहुत फ़ायदा भी मिला। मेरे दिमाग में कई गतिविधियां थी जिसको दिशा निर्देश नहीं मिल पा रहे थे और मैं सही ढंग से नहीं कर पा रही थी। इस प्रशिक्षण के द्वारा मुझे सही दिशा निर्देश मिले और मुझे अपने कार्य को क्रियान्वित करने में बहुत फ़ायदा हुआ। मैंने ऑनलाइन क्लासेस की ज्वाइन करवाई बच्चों को इस प्रशिक्षण के माध्यम से और जाना कि किस प्रकार से हम व्हाट्सएप के माध्यम से 4-5 बच्चों को कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे हम ऑनलाइन गतिविधियां करा सकते हैं और कैसे हम वर्कशीट भी सॉल्व करवा सकते हैं बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से। मैंने सीखा कि विषय चाहे जैसा भी हो उसे रुचिकर बनाना हमारे हाथ में है और इस शून्य निवेश से जो भी गतिविधियां कराई जाती हैं वह विषय को रुचिकर बनाता जाता है।
मुझे खुशी है कि इस काम को करने में ZII के प्रशिक्षण में रामकृष्ण सर ने मेरी पूरी मदद की और मुझे अपना आइडिया उनके साथ में शेयर करने का मौका मिला, और उस आइडिया में जो भी कमी थी उन्होंने बड़े ही हर्ष के साथ मेरा साथ दिया और उस आइडिया को क्रियान्वित करने में मदद की। मेरी समस्या का समाधान ZII के प्रशिक्षण के बाद से मिलना शुरू हुआ। पहले तो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट को आधार मानते हुए शिक्षण को रुचिकर बनाने का मैंने काम शुरू किया, जिससे बच्चों की उपस्थिति में भी बढ़ोतरी हुई और बच्चों ने शिक्षण कार्य में रुचि भी लेना शुरू किया और विभिन्न गतिविधियों में भी भाग लेना शुरू किया, जिसके फलस्वरूप उपस्थिति तो अच्छी हुई ही, साथ में बच्चों ने जो शैक्षिक गतिविधियां और शैक्षिक जो प्रतियोगिताएं होती थी उसमें भाग लेना शुरू किया, और मेरे स्कूल के बच्चे जो है दिन प्रतिदिन प्रगति करते हुए उन गतिविधियों में जब भाग लेते हैं तो अव्वल आते हैं। तो इससे मुझे लग रहा है कि मेरा जो विद्यालय है वो धीरे धीरे रोल मॉडल के रूप में सामने आ रहा है। मेरा विद्यालय बड़ा ही शांत जगह पे है, और मेरे जो विद्यालय में जो बच्चे आते हैं वो ग्रामीण परिवेश के आते हैं जो बड़े ही सरल स्वभाव के होते हैं, और उनके साथ में ये गतिविधियां करते हुए ZII की मदद से मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ है। मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए अपने हृदय से मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सुमन पांडे है। मैंने MSc M.Ed किया है। मेरे विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय टिकरी मनोटी है, जो कि खजुआ ब्लॉक में जनपद फतेहपुर में ग्रामीण अंचल में स्थित है। मेरे विद्यालय में 215 बच्चे नामांकित हैं। मेरे ज़िले की विशेषता ये है कि ये गंगा जमुना के किनारे बसा हुआ शहर है। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे और सच्चे हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से कहीं ना कहीं वो समृद्ध नहीं है। ग्रामीण अंचल होने के कारण अभिभावकों से ऐसी ही कुछ समस्याएं थी, जो कि प्रतिदिन पूरे समय कार्य में व्यस्त रहते हैं और बच्चों की शैक्षिक प्रगति में कहीं ना कहीं सहयोगी नहीं बन पाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या थी कि उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होने के कारण व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाने का भी मकसद कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पा रहा था। कुछ अभिभावकों को जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन था उन्हें जोड़ा भी गया और शिक्षा की मुख्य लय में लाने का प्रयास किया गया, चाहे वो ऑनलाइन शिक्षण कार्य हो लॉकडाउन के दौरान या फिर सामान्य दिनों की बात हो। बच्चों की शैक्षिक प्रगति में कैसे और अधिक अच्छी भूमिका निभाई जा सके, एक शिक्षक होने के नाते मैंने काफ़ी विचार ऐसे सोचे जिससे कि शून्य निवेश पे कार्य किया जा सके और कैसे कम से कम पैसे खर्च करके बच्चों की शैक्षिक स्थिति को और भी अधिक सुधारा जा सके। इसके लिए ZII द्वारा श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा दिया गया प्रशिक्षण हमारे लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ और अभिभावकों को मैंने इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा। कुछ अभिभावक जो कि पूरे दिन कार्य में व्यस्त रहते थे, शाम को पहुंच करके अपने बच्चों को वो विषय वस्तु और अभ्यास कार्य करने को देते थे, जिसमें कि विभिन्न रोचक गतिविधियों और नवाचारी गतिविधियों के माध्यम से वो पाठ और विषय वस्तु बच्चों के समक्ष प्रस्तुत की जा रही थी। कम समय होने के बावजूद भी बच्चों ने अच्छा रिस्पांस दिया और रोचक ढंग से उस पर कार्य किया, जिससे कि शैक्षिक प्रगति उनकी पीछे नहीं हुई और ऐसा नहीं लगा कि वो लॉकडाउन पीरियड है। बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाया और हमारे व्हाट्सएप समूह से जुड़े रहे। कुछ बच्चे जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे, गाँव में संपर्क करके अभिभावकों से संपर्क करके हमने ऑफलाइन इनोवेटिव पाठशाला से संबंधित विषय वस्तु को कैसे उनको लाभ पहुंचाया जा सके, इन रोचक गतिविधियों लूडो गेम हो, ग्रिड गेम हो या कॉन्सेप्ट मैपिंग गतिविधियां हों, कैसे किसी भी विषय वस्तु को और भी अच्छे ढंग से सीखा जा सकता है, रोचक ढंग से सीखा जा सकता है। इसको करने में हमारी सहायता हमारे प्रशिक्षक श्री रामकृष्ण जी ने की और उनसे हमने अपने विचार साझा किए, जिस पर उन्होंने हमारी बहुत सहायता की और जिससे कि
हम अपने समस्या को समाधान करने में काफ़ी हद तक सक्षम हुए। हमारा विद्यालय आज रोल मॉडल विद्यालय है और जहाँ पर नवाचारों का निरंतर शून्य निवेश पर आधारित नवाचारों का प्रयोग किया जा रहा है। शैक्षिक खेल के माध्यम से हो या विभिन्न गतिविधियाँ हों जो कि रोचक और नवाचारी हैं, और इसके सहायता से हमारे विद्यालय में निरंतर ही नवीन प्रयोग होते रहते हैं और हमारा विद्यालय जनपद में रोल मॉडल विद्यालय है और विद्यालय में प्रतिवर्ष नामांकन दर बढ़ रही है। इसके लिए मैं श्री अरविंदो सोसाइटी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि ऐसे ही कार्यक्रम संचालित किए जाते रहें जिससे कि अभिभावक, शिक्षक और बच्चे लाभान्वित होते रहें और हम शिक्षा के क्षेत्र में और भी नवाचारी और नए प्रयोग कर सकें, जिससे कि हमारे ग्रामीण परिवेश में हमारे अभिभावक, हमारे बच्चे, हमारा विद्यालय और भी अच्छा कार्य कर सके और वो अपने जीवन को और अच्छी दिशा दे सकें। इसके लिए ये श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा चलाया जा रहा कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है। इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए नवाचारी और शैक्षिक प्रयोग, खेल के माध्यम से शिक्षा, ग्रिड गेम हो, लूडो हो, या इसके ऐसा कभी सोचा भी नहीं गया था कि खेलों के माध्यम से हम विषय वस्तु को इतना रोचक ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं और पुनरावृत्ति कर सकते हैं पाठों की, अभ्यास कार्यों की। इसके लिए मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ श्री अरविंदो सोसाइटी का। श्री अरविंदो सोसाइटी को व HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। नमस्कार। जहाँ तक हम लोगों ने अपने जनपद बदायूं में कोरोना पीरियड में भी मार्च में जब से लॉकडाउन हुआ उस समय हम लोगों ने विद्यालयों में जिला प्रशासन के निर्देशानुसार शिक्षकों का सहयोग लेकर के पहले तो हम लोग सभी ऐसे स्थानीय ग्राम पंचायतों के विद्यालयों को चिन्हित कराए थे कि जहाँ पे तात्कालिक कोई व्यवस्था के लिए हम लोग स्पॉट का चयन कराए थे और उसमें गार्जियंस और बच्चों को भी सैनिटाइजेशन के लिए पूरी बातें हम लोगों ने वहाँ पे मीटिंग के माध्यम से किया था। हर ग्राम पंचायत में स्कूल लेवल पे ही एक एक सेंटर हम लोगों ने उसको चिन्हित किया था, वहाँ व्यवस्था भी कराई गई थी अप्रैल मई में। उसी पीरियड में ही हम लोगों ने, चूंकि हमारा मार्च से ही पढ़ाई बाधित हो गया था, तो इसके लिए हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप सभी ग्राम पंचायतों के विद्यालयों में जो भी अभिभावक जिनके पास अवेलेबल हो गया था, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो हमारा पढ़ाई का ई लर्निंग का शेड्यूल था, उस शेड्यूल के हिसाब से, चूंकि उसी समय हमारे राज्य स्तर से भी SRG और गुणवत्ता सेल से टाइम टू टाइम कक्षा वाइज और बहुत ही रोचक तरीके से ऑनलाइन पाठ्यक्रम भेजा गया था, उसे प्रोवाइड कराया गया। और उस ग्रुप में अप्रैल मई में तो हम लोगों ने प्रथम फेज में दीक्षा का सहारा लेते हुए ई लर्निंग के कार्यक्रम चलाए गए थे बच्चों के साथ, और उसका रिजल्ट भी हमें फर्स्ट ग्रुप में अच्छा मिला था। काफी लोग जुड़े रहे इसमें और डर भी खत्म करते हुए ये कहा गया कि आप घर पे ही रह करके जो हमारा पढ़ाई का शेड्यूल है उससे भी जुड़े रहें। और हमारे टीचर्स ने इसके साथ साथ जो शासन की तरफ से राशन की और भी जो बैठकें, जो भी शासन के द्वारा जो मास्क का दूरी के बारे में प्रचार प्रसार का भी उनको मोटिवेट किया गया था। और अगर कोई आया भी उस समय तो उनको सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के हिसाब से ही उनको प्रोवाइड किया गया स्कूल में भी। लेकिन चूंकि हमारा जून तक का तो पूरा पीरियड इसी व्यवस्था में, लेकिन उस पीरियड में भी ई लर्निंग का हम लोगों ने कार्यक्रम चलाया और जुलाई से फिर हम इसी कार्यक्रम को, चूंकि लॉकडाउन हमारा अभी तक कंटिन्यू चल रहा है, तो हम लोग इस समय जुलाई से सेकंड फेज में दीक्षा का पूरा तरीके से उपयोग किए गए हैं। हमारे जनपद में सभी जगह ग्रुप बने हुए हैं और टीचर इसमें बहुत अच्छी तरीके से जुड़ करके जो शेड्यूल है, जो दक्षताएं वो दे रहे हैं। चूंकि हम लोग जुलाई से कंटिन्यू स्कूल भी देख रहे हैं, तो स्कूल में भी वो चीजें बच्चों को बुला करके, जो बच्चे आ रहे हैं 5 या 10 कहीं कहीं मिल रहे हैं, कहीं नहीं भी मिल रहा है, उन बच्चों से देखा गया तो दक्षताएं प्रोवाइड हो रही है। और कोरोना पीरियड में भी हमारा पढ़ाई का गैप नहीं हुआ है। और इसी बीच में टीवी के माध्यम से भी, कुछ जगह टीवी नहीं है लेकिन जहाँ जहाँ है वहाँ 2-3 घरों के आसपास के बच्चे जुड़ के टीवी के माध्यम से भी हमारा क्लासेस के काम को पूरा किया है। और साथ साथ
उससे बचाव के उपाय के लिए भी विद्यालय स्तर पे भी काफी सैनिटाइज किया गया और मास्क के बारे में जन जागरूकता भी दिया गया है। और हमारे यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी गुणवत्ता युक्त शिक्षा अभी भी जारी है और अभी जैसे ही नए कंटेंट से भी सारे टीचर्स जुड़े हुए हैं, तो कोरोना पीरियड में हमारी पढ़ाई की व्यवस्था भी साथ साथ चल रही है। इसी पीरियड में हम लोगों ने उनके बच्चों को जो इंसेंटिव के रूप में शासन द्वारा चीजें दी जा रही हैं, उसमें हम लोगों ने अभी सभी जगह किताबें बच्चों को ग्रुप में बुला के सोशल डिस्टेंसिंग का देते हुए सारे बच्चों को किताबें भी प्रोवाइड कराई है। अभी ड्रेस भी बंटी गई है, हमारे जनपद में ड्रेस भी 2-2 सेट दिया गया है और अभी जल्दी ही हमारे यहाँ करीब अभी हमारा 95% पूरा हो गया, स्वेटर भी सभी बच्चों को बांटे गए हैं और जल्दी ही हम हर बच्चे के लिए जूते मोजे और बैग की भी व्यवस्था कि शासन द्वारा जैसे ही प्राप्त हो रहा है उसको भी प्रोवाइड करेंगे। तो कोरोना पीरियड में हमारा शिक्षा का लर्निंग का पूरा कार्यक्रम चल रहा है और साथ ही साथ जो इंसेंटिव है, जो चीजें हैं वो भी दिया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का बारे में भी पूरा पालन किया जा रहा है। क्योंकि कोविड का पीरियड है और बच्चों को भी और टीचर्स में भी एक उत्साह ज्यादा जगती है नवाचार के तरीके से पढ़ाने का। जैसे अभी क्योंकि गांव में ग्रामीण परिवेश में ज्यादा अभी एंड्रॉइड फोन की कमी है, लेकिन तब भी क्योंकि इस पीरियड में भी नवाचार के माध्यम में आपका जो ये पढ़ाई का पूरा हमारा जो हम लोग तो सोच रहे थे जब मार्च में लगा था कि बड़ा खराब स्थिति होगी, लेकिन हम लोगों ने इसको सॉर्ट आउट किया। सरकार का इसमें बड़ा विशेष ध्यान रख गया। तो नवाचार में जहाँ टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से जो भी हमारी पाठ्यक्रम की निर्धारित दक्षताएं हैं उसे कोशिश किया जा रहा है और अब बच्चों को बुला बुला के जो उनको समझाया जा रहा है, उनका ब्रीफ लिया जा रहा है, उनकी कॉपियों को देखा जा रहा है, तो ये नवाचार के ही माध्यम से तो हो पा रहा है। हम पूरी तरीके से पूर्णतया नहीं दे पाते, लेकिन और हम लोग अशांति थे मार्च में कि हम लोगों की कैसे पूरी होगी और कहीं ऐसा ना हो कि ये सेशन जो है जीरो जाए या बच्चे कुछ ना पाए, हमारी पीढ़ी जी। कमजोर होगी। तो वो चीजें नहीं रही। इसमें शिक्षकों का, बच्चों का, परिवार का और समाज का पूरा सहयोग है और सरकार ने बड़ा अच्छा विजन निकाला है। इसमें सरकार का काफी वो है कि वहाँ की जो टेक्निकल टीम है वो कंटिन्यू सपोर्ट कर रही है और दीक्षा का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। आज सभी लोग कह रहे थे कि नवाचार में जो हमें दीक्षा का टूल्स दिया गया है ये बहुत अच्छा है। आजकल मैं कल खुद उसामा और म्याऊ ब्लॉक के सभी 7-8 स्कूलों को देखा, वहाँ पे संकुल शिक्षक की मीटिंग भी हुई, तो उसमें भी ये देखा गया उस स्कूलों में सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा ये आई है कि अब ये मालूम हुआ कि वहाँ ये चीजें चल रही है, तो फोन के माध्यम से उनसे बातचीत करके और जो भी ई लर्निंग रिच मटेरियल जा रहे हैं उसके माध्यम से भी आकर्षित करके उनको जोड़ा जा रहा है, कंटेंट जोड़ा जा रहा है। लेकिन जहाँ की स्कूलों की दूरी थोड़ी सी ज्यादा है या टीचर्स बाहर से आते हैं वहाँ उतना नहीं हो पा रहा है, लेकिन काफी विद्यालयों में एक दूसरे से जुड़ के काम कर रहे हैं। कहीं कहीं टेक्निकल सपोर्ट में या टेक्निकल चीजों में प्रॉब्लम आती है तो दूसरे टीचर से भी पूछ करके वो चीजें सॉर्ट आउट की जा रही है। मुझे जहां तक लगता है कि चूंकि ग्रामीण परिवेश में अभी भी बड़ा संसाधनों का अभाव है, अब परिवार अभी भी ग्रामीण जगहों पे संसाधनों के अभाव की वजह से बहुत सी चीजें बच्चों को प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। तो उन संसाधनों में बहुत दीर्घारी टूल्स होगा छात्रवृत्ति, और छात्रवृत्ति ये नहीं कह के दी जा रही कि हम छात्रवृत्ति दें, उनके माध्यम से जो कोई प्रतियोगिता या गतिविधि के आधार पे या किसी कंपटीशन के आधार पे वो छात्रवृत्ति दी जा रही है तो वो उनको पुरस्कार के रूप में उनको दिया जाएगा। हाँ, ये उनको हम कह सकते हैं कि इस पुरस्कार की राशि से वो अगर एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है तो उसमें सहयोग ले सकते हैं, टीवी नहीं है टीवी में भी वो मंगवा सकते हैं, या कुछ न कुछ किताबें कॉपियों में समस्या अगर आ गई है तो उसको भी वो मंगा सकते हैं। उनके लिए दीर्घकालिक संसाधन होगा और ये संसाधन के रूप में छात्रवृत्ति अगर दी जा रही है तो बहुत अच्छी बात होगी और किसी न किसी क्विज या कंपटीशन के माध्यम से दिलाई जाए। संदेश मेरा यही है कि चूंकि हमारा 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं या जो हमारे सरकारी स्कूलों के जो बच्चे हैं या जितने भी बच्चे विद्यालयों में अध्ययनरत हैं या नामांकित हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा गुणवत्ता युक्त हो और इसके लिए पूरी तरीके से सभी शिक्षक प्रयासरत हैं, लेकिन कहीं कोई कमी ना रह जाए क्योंकि ये महामारी का पीरियड चल रहा है। इसमें ऐसा ना हो कि इसके वजह से हम जो दक्षताएं ईयर वाइज हमें मिलनी चाहिए थी, हमें एक आयु के उसमें मिलनी थी, वो पूरा हो जाए, उसमें सभी शिक्षक लगे भी हैं।